Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. यूनाइटेड नेशंस ने अपने 79th जनरल असेंबली सेशन में पैलेस्टाइन को सीट दे दी है, या यूं कहिए कि उसको स्टेट का दर्जा दे दिया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये कंफर्म किया कि सारे वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो कि एक डेजिग्नेटेड सीट किसी मुल्क को यूनाइटेड नेशंस में देने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमने पूरे कर लिया। और उसके बाद एक बड़ा वार्म वेलकम करके क्लैपिंग के साथ, अपलॉज के साथ यूनाइटेड नेशन में जो पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको सीट प्रोवाइड की गई। और वो हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें पैलेस्टाइन का नाम भी उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो UNGA का हिस्सा हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो प्रॉपर स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट है, ना तो पैलेस्टीनियंस का वो पूरा होता है, ना वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है जो यूनाइटेड नेशंस के सारे फोरम्स, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसमें मेजर डिसीजन मेकिंग होती है ग्लोबली। उसका हिस्सा बनने के लिए जो P5 है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके वोट्स भी चाहिए होते हैं, जिसको 49 टाइम्स वीटो कर चुका है US। सो जो फुल मेंबरशिप है उसके मिलने में भी यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई रुकावट है तो वो US ही है। जनरल असेंबली में ये सीट एक मॉरल सपोर्ट के लिए दी गई है पैलेस्टाइन को, लेकिन इससे पता ये चलता है कि यूनाइटेड नेशंस कितना बेअसर हो चुका है, किस तरह हॉस्टेज है टू द पॉलिसीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, P5 के जो 5 मुल्क हैं, फ्रांस, और उसमें दूसरा ब्लॉक जो है उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है, दैट इज़ चाइना एंड रशिया। अब इस स्टेटहुड के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल बायस है। अब इस स्टेटमेंट को लेके मैं इस डिस्कशन का रुख थोड़ा सा चेंज करूँगी टूवर्ड्स इजराइल। इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू कौन हैं जो इंटरनेशनल लॉ के होते हुए भी कहते हैं कि जो लॉ पैलेस्टाइन के अगेंस्ट इजराइल ने बनाया है वहाँ सिर्फ उस लैंड पे वो अप्लाई करेगा। तमाम इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस करते हुए वो वहाँ अमेरिकन सिटीजन्स को भी मारते हैं, और पिछले 50-60 साल से कई दफ़ा अमेरिकन नेशनल्स वहाँ मारे गए हैं। डिफरेंट नेशनलिटी के जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे वो वहाँ मारे गए हैं। ये सिर्फ गाज़ा वॉर जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, ये सिर्फ उसका किस्सा नहीं है। ये एक कॉन्टीन्यूटी है इस कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें पहले खामोशी थी, जिसमें पहले सोशल मीडिया नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करता था, डिबेट्स जनरेट नहीं होती थी, जानबूझ के जिन कॉन्फ्लिक्ट्स को छुपाया जाना होता था वो छुपाना पॉसिबल होता था। ये सिर्फ 7 अक्टूबर से चीज़ ट्रिगर इस तरीके से हुई है कि वो छुप नहीं सकी और वो खुल के सामने आई है, इसलिए इतनी डिबेट्स हो रही हैं। हैविंग सेड दैट, अगर अमेरिकन नेशनल्स वहाँ पे मारे जा रहे हैं, पिछले दिनों वहाँ पे एक टर्किश अमेरिकन ख़ातून को मारा गया। उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने वेस्ट बैंक में जो एक रेगुलर हर फ्राइडे को वहाँ प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट का वो हिस्सा थी। प्रोटेस्ट किस चीज़ पे हो रहा था कि वेस्ट बैंक में जो इलीगल सेटलमेंट्स बना रहे हैं इजराइल के लोग, मुस्तकिल बनाए जा रहे हैं, उनको रोका जाए। इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट इज़राइल, चाहे वो US सिटीज़न हो, चाहे वो UK का सिटीज़न हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन हो, ये मैटर नहीं करता, उसको मारना वो अपना हक समझते हैं। उन्होंने अपनी फ़ौज को ये राइट्स दिए हुए हैं। इजरायली मिलिट्री के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हमारे पास ब्लैंकेट राइट्स हैं टू शूट एनीवन। आमतौर पे रबर बुलेट्स यूज़ होती हैं, टीयर गैस यूज़ होती है, किसी भी तरह का इस तरह का वाटर यूज़ होता है जो कि या तो इंतहाई स्मेली होता है, इंतहाई स्टिंकी होता है, या स्टिंजी होता है, उसमें ऐसे केमिकल्स मिक्स हुए होते हैं कि जब वो आपकी स्किन पे पड़ते हैं वो आपको इरिटेट करते हैं। दीज आर द मैकेनिक्स विच आर जनरली यूज टू डिस्पर्स द मॉब को भगाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को वहाँ से मुंतशिर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल स्नाइपर्स होते हैं हमेशा इजराइल के ऊपर। ये जो मैंने जितनी स्टडी की और जितने लोगों से मेरी बात हुई है, स्नाइपर्स मारते हैं और बिल्कुल टारगेटेड मारते हैं और बगैर ये ख्याल किए मारते हैं कि उससे किसी की जान जाती है या क्या होता है। सो दे हैव एन ऑर्डर टू किल, अ ब्लैंकेट
environment of impunity, जिसमें किसी को मार देना, किसी के साथ क्या सलूक किया जाता है, जिन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पे रखा हुआ है, उनके बड़े शर्मनाक मनाजिर हमने कुछ देखे हैं जो बाद में मीडिया से भी हटा दिए गए, कि उनको कैसे कैसे फ़िज़िकली टॉर्चर किया जाता है, जो कि उनके लिए एक शर्म का बायस भी होता है कि फ़ैमिलीज़ को आमने सामने इस तरीके से बिठाए जाना, बगैर कपड़ों के बिठाए जाना, जिसमें उनकी ह्यूमिलिएशन हो। नेतन्याहू के अगेंस्ट इस वक्त जो इज़राइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर बात करते हैं। ये हिस्टोरिक प्रोटेस्ट हैं। नेतन्याहू के लोग वैसे भी खिलाफ थे, वहाँ पे भी कुछ कंट्रोवर्शियल जुडिशल रिफॉर्म्स ऐसे लेके आए ये मोहतरम, जिसके ऊपर वहाँ के लोगों को एतराज़ था। वो समझते हैं कि डोमेस्टिकली नेतन्याहू इज़ अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी, बड़ा अथॉरिटेरियन रोल है इनका वहाँ पे। पर्सनली करप्ट भी हैं, करप्शन में भी इन्वॉल्व हैं, करप्शन कई दफ़ा पकड़ी भी गई है, लेकिन राइट विंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि बार बार इनको वोट करके ले आता है। ये तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट में आए हैं। उसके साथ जो बिगर क्वेश्चन है वो ये है कि वो मुस्तकिल हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराने में रुकावट है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हॉस्टेजेस, जो इजरायली हॉस्टेजेस हमास के पास हैं, उनके लिए हो रहे हैं कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट को हटाया जाए, क्योंकि ये सीज़ फायर में रुकावट डाल रहे हैं। और सीज़ फायर एग्रीमेंट के इजरायलीज़ इसलिए हक में नहीं हैं कि उससे सीज़ फायर हो जाए, क्योंकि हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराना उसका पैकेज है, उस पैकेज का हिस्सा है, इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग अगर इज़राइल की सड़कों पे मौजूद हैं, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसको रिज़ाइन करने का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ही हैज़ फेल्ड मिजरेबली टू डिफेंड द पीपल ऑफ इज़राइल ऑन द October 7 एंड राइटली सो। आपके ऊपर अगर आप समझते हैं इतना बड़ा अटैक हो गया तो आपकी फ़ौज फेल हुई है या आपकी गवर्नमेंट फेल हुई है, दैट गवर्नमेंट शुड रिज़ाइन। अब वो गवर्नमेंट रिज़ाइन भी नहीं करती, सीज़ फायर भी नहीं होने दे रही, हॉस्टेजेस को भी वापस नहीं लेके आ रही। क्यों? दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। बिकॉज नेतन्याहू इज़ वन पर्सन जो ज़ायनिज़्म का बिल्कुल ब्लेटेंट एजेंडा लेके चल रहे हैं, जिसमें जो वेस्ट बैंक है और जो गाज़ा है उसकी इतनी बाइफर्केशंस कर रहे हैं। बाय दैट आई मीन, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस की और डिफेंस एंड सिक्योरिटी की कुछ टर्म्स हैं, तो इसलिए मुझे इनको उर्दू में एक्सप्लेन करने में मुश्किल पेश आती है कई दफ़ा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ कॉइन ही अंग्रेज़ ने की हैं और ये लिखी ही उस तरह गई हैं। सो यू बाइफर्केट अ रीजन, इसका मतलब ये होता है कि आप एक हिस्से को लेके इतने मज़ीद छोटे हिस्सों में बांट दें कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको बैरियर्स का, फ़ौज का, रुकावटों का सामना हो, और उसके लिए आपने कुछ अंदर ही नो गो एरियाज़ भी बनाए हुए हों कि वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। उस एक स्ट्रीट में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो रहा है उसका दूसरी स्ट्रीट को नहीं पता होगा, बिकॉज देयर आर नो लिंकेजेस, वो अलाउड नहीं है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह अगर गाज़ा स्ट्रिप एक लंबी स्ट्रिप है और उसको इस तरीके से बाइफर्केट कर दिया जाए तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, और जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है यानी कि इज़राइल, उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाना आसान होगा। अमेरिकन ज्यूज़ या अमेरिकन ज़ायनिस्ट, वो लोग जो US में मुकीम हैं लेकिन ज्यूज़ हैं, बहुत रिच हैं, कांग्रेस में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, वो सब इस टेरिटरी को सिर्फ टेरिटरी के तौर पे, रियल एस्टेट के तौर पे देखते हैं। देयर आर कंप्लीट प्लान्स इन प्लेस, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, जिसमें रियल एस्टेट टाइकून्स US के शामिल हैं, जहाँ पे ये डिसीजन हो चुका है कि गाज़ा में रियल एस्टेट डेवलपमेंट कैसे होनी है, वेस्ट बैंक में किस तरीके से रियल एस्टेट डेवलपमेंट होनी है, सेटलमेंट्स कहाँ बननी है। अभी जो सेटलमेंट्स बनी हुई हैं ये क्योंकि कब्ज़ा किया हुआ है ज़मीन पे, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जिस ज़मीन पे आपने कब्ज़ा किया हुआ हो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि US की तरफ से इन्वेस्टमेंट जाएगी, और बिकॉज US P5 में पावरफुल 5 कंट्रीज़ में, परमानेंट 5 कंट्रीज़ में, UN में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसको कौन क्वेश्चन करेगा? That is the point I'm trying to make here. So to complete that agenda,
नेतन्याहू बहुत सूट करता है, इतना हार्ड लाइनर, इतना अथॉरिटेरियन और इतना इनह्यूमन इंसान कि वो इस चीज़ की भी परवाह ना करे कि अमेरिकन नेशनल्स मर रहे हैं और अमेरिका भी उस पर चुप रहे, स्टेट डिपार्टमेंट खामोश रहे। बाकी दुनिया में कहीं आप किसी एक अमेरिकन को हाथ लगा के देखें, पूरी एम्बेसी जो है वो उस गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाती है। कोई एक एजेंडा यूएस के एजेंडे के ख़िलाफ़ जा रहा हो, उस मुल्क पे सैंक्शंस लग जाती हैं। यहाँ अपने सिटीजन्स भी मर रहे हैं, अपने जर्नलिस्ट भी मर रहे हैं, तो यूएस को कोई परवाह नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी अ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ यूएस एज वेल। तो ये जो टेरिटरी है, जब आप किसी स्टेट को यूनाइटेड नेशंस में जगह देते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक या पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक एक स्टेट कब बनती है, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1, दैट स्टेट हैज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ लोग होंगे, तो वो सरजमीन एक मुल्क कहलाएगी। सरजमीन होगी, टेरिटरी होगी और लोग होंगे और उनकी कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी होगी जिसकी बेस पे वो इकट्ठा रहना तस्लीम करेंगे। बेशक डिफरेंट सेक्ट से बिलोंग करते हो, रिलीजन्स से बिलोंग करते हो, एक कॉमन आइडियोलॉजी होगी। सो 3 इंग्रेडिएंट्स, पीपल, टेरिटरी एंड अ कॉमन आइडियोलॉजी, ये कंप्लीट हो तो एक स्टेट बनती है। तो यूनाइटेड नेशंस आज इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग के बावजूद या इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद इतनी कमज़ोर है कि उसने पैलेस्टाइन को जो एक छोटी मोटी सी सीट दी है जनरल असेंबली में, ये शायद पहला मुल्क है जिसमें लोग हैं, आइडियोलॉजी है और उनकी टेरिटरी पे कब्ज़ा हो चुका है। उनके पास टेरिटरी नहीं है। तो एक मुल्क बग़ैर ज़मीन के, एक ज़मीन के टुकड़े के, एक खित्ते के कैसे वजूद में आ सकता है? और यहाँ पर तो आपके सामने वायलेशंस हो रही हैं। उन लोगों को मार पीट के भी वहाँ से निकाला जा रहा है जो वहाँ मौजूद हैं, उनका रहना मुश्किल है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ख्वाब देख रही है। दैट इज़ द रियल स्टोरी, जिसको बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब उसको क्यों कम लोग डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज़ ये जो डीप स्टेट के प्लान्स होते हैं, ये लीक बहुत कम होते हैं और ये 10 साल बाद जाके समझ में आते हैं जब वो एजेंडा अचीव हो चुका होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे लोगों से बात करने से समझ में आती हैं, ऐसे जर्नलिस्ट से बात करने से समझ में आती हैं जिन्होंने वहाँ खुद जाके ये सब कुछ देखा है, विटनेस किया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके साथ मैं शेयर करूंगी उन जर्नलिस्ट के नाम जो ब्रिटिश हैं, जो अमेरिकन हैं, जो बताते हैं कि बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कवर व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, खुद उनके अपने मुल्क में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, उनको किस तरह प्लेन क्लोथ्स में आके MI5 MI6 उठा के ले जाती है, क्या सलूक करती है। सो इस कदर पूरा सिस्टम, दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर अंडर द नोज ऑफ यूएस इज़ सो कम्प्लिसिट एंड पार्ट ऑफ इट कि आप कभी भी किसी स्टेज पे अगर ये उम्मीद रखते हैं कि इज़राइल को इन मज़ालिम से फ़लस्तीन में कोई रोकेगा और अगर कोई समझता है कि वो अमेरिकन्स होंगे, तो ये भूल जाएं, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्टेक्स इन्वॉल्व्ड। इस तरह की और शॉर्ट वीडियोस में करने की कोशिश करूँगी, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद सच वीडियोस, इन पे स्ट्राइक आ जाती है। सो व्हाट आई ट्राई इज़ कि मैं थंबनेल में भी उर्दू में लिखने की कोशिश करती हूँ, बट क्योंकि AI का ज़माना है और ऑफ कोर्स जो YouTube है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अब डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी पिक करता है, तो द मैक्सिमम आई कैन डू इज़ कि मैं थंबनेल में कोई ऐसी बात ना लिखूँ जो सच के बहुत करीब हो। इसलिए मैं बहुत जेनेरिक टॉपिक्स आपने नोट किया होगा उसके थंबनेल्स बना रही हूँ। सो सेंसरशिप एट द ग्लोबल लेवल, उसको फ़ाइट करने के लिए भी बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं कम वीडियोस करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ मेरी कोशिश होती है कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ताल्लुक़ है, उसके ऊपर मैं कम ही डिस्कशन करती हूँ, बिकॉज़ डिस्कशन करने को कुछ है नहीं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मैं एक न्यूज़ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 o'clock एक शो है डायरेक्ट लाइन, उसमें अपना उर्दू एनालिसिस ऑन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स देती हूँ। यूट्यूब को आई वॉन्ट टू यूज़ एज अ पर्पज़
ایز اے پرپز ٹو ایجوکیٹ پیپل آن دا ایشوز جو پاکستان میں ڈسکس نہیں ہوتے یا جن کا لوگوں کو معلوم تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بہت کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی کہ ڈیٹیل میں ان کو لوگوں کے آگے رکھا جائے. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی جو UN میں سیٹ دی گئی فلسطین کو. اس کے علاوہ جو روزانہ وہاں ہو رہا ہے آئی آبزرو دیٹ ویری کلوزلی. کئی دفعہ ہمت بھی نہیں ہوتی اس پہ بات کرنے کی کیونکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم زندہ کس طرح ہیں یہ سب کچھ وٹنس کرنے کے بعد. اینی ہاؤ اگر اسرائیل سے متعلق، فلسطین سے متعلق، یونائٹڈ نیشنز سے متعلق اس کانفلکٹ کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں آپ کے ذہن میں کوئی پہلو ہو پلیز لیٹ می نو. آئی ووڈ لائک ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف آن دیٹ کیونکہ میں پہلے اس پہ خود ریسرچ کرتی ہوں ظاہر ہے اور پھر میں اس کا کرکس آپ تک پہنچاتی ہوں. سو فیل اوپن ٹو پوسٹ می اینی کویسچنز ریلیٹڈ ٹو دس. اینڈ ریممبر اس وقت 22 اور 23 کے قریب کانفلکٹس ہو رہے ہیں دنیا میں اور وہ سب چھپائے جاتے ہیں کیونکہ ان سب میں کچھ نہ کچھ ہڈن ایجنڈاز اسی طرح انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے ہیں. جس طرح سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. 1 سال ہو گیا ہے اس کانفلکٹ کو، وہ بھی ورسٹ کانفلکٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تقریباً 56 کانفلکٹس ایسے ہیں جن کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. تو اگر اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آئے کہیں سے کچھ پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، اگر آپ مین اسٹریم انگلش میڈیا فالو کرتے ہیں، اسکائی نیوز ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، TRT ہے، دے آر ونڈرفل ٹیلی ویژنس. یہ لوگ لیس پولیٹیسائزڈ ہیں آئی ووڈ سے. اسپیشلی الجزیرہ نے تو بہت ہی حق ادا کیا ہے ایک ایسا چینل ہونے کا جس نے غازہ کو پوری دنیا جب سینسر کر رہی ہے تو وہ اس کو لائیو دکھاتے رہے ہیں. ان ٹیلی ویژنس کو فالو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ اٹ از ویری ایجوکیٹو. یہ آپ کو بہت ایجوکیٹ بھی کرتا ہے کہ دنیا میں مسائل کو ان نیشنز نے کیسے حل کیا ہے یا کیسے رسپونڈ کیا ہے. مسئلہ اگر حل نہیں بھی ہو رہا تو لیٹس لرن فرام دا پیپل جو کہ ہم سے بہتر ڈیموکریسیز ہیں اگر تو وہ بیہیو کیسے کر رہی ہیں کیونکہ اب ظلم تو ہر جگہ ہو رہا ہے، مشکلیں تو ہر جگہ ہیں، چیلنجز ہر جگہ ہیں. سو آئی ووڈ ایڈوائز یو، ہائیلی ایڈوائز یو کہ آپ یہ چینلز بھی دیکھیں اور پاکستان سے نکل کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو لارجر کانٹیکسٹ میں آپ اپنے ملک کے لیے بھی جو ڈبیٹ کریں گے وہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہوگی. I'll see you next time.